बस वो जो आपके साइड बॉक्सेस थे हमने आज उसे उन्हें देखना कि कोई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन अगर हमसे रह गई है या उसमें कोई लॉजिकल रीज़न है या कोई क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो हम उन्हें देख लें और उनका जो है वो आंसर भी हमें आना चाहिए। देखिए जी, अब ये आपको बता रहे हैं कि फिजिक्स ऑफ साउंड, ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रॉम वन। तो ये वही है कि साउंड जो है वो पहली बात तो वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, मतलब साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स। फिर स्टेथोस्कोप के बारे में कि स्टेथोस्कोप्स ऑपरेट ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस। ये जो उन्होंने चेस्ट के साथ लगाया, चेस्ट पीस से ये मूव करती है और कहाँ तक जाती है, कानों तक जाती है। तो कहते हैं जो स्टेथोस्कोप्स हैं ये ऑपरेट करते हैं, काम करते हैं ऑन द ट्रांसमिशन ऑफ साउंड फ्रॉम द चेस्ट पीस वाया एयर फील्ड हॉलो ट्यूब। ये ट्यूब नजर आ रही है आपको, इस ट्यूब के अंदर हवा फील्ड होती है, हवा भरी हुई होती है, हॉलो ट्यूब टू द लिसनर्स ईयर। द चेस्ट पीस यूजुअली कंसिस्ट ऑफ ए प्लास्टिक डिस्क। तो इसके अंदर क्या होती है, आगे की तरफ एक प्लास्टिक डिस्क होती है चेस्ट पीस के, कॉल्ड द डायफ्राम, जिसको डायफ्राम कहते हैं। If the diaphragm is placed on the patient's body, अगर डायफ्राम को आप मरीज के जिस्म पे रख दें तो साउंड्स वाइब्रेट द डायफ्राम। जो साउंड आप जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्ची के जिस्म में जो खून की नालियाँ होंगी उसके अंदर से जो ब्लड फ्लो कर रहा होगा वो वाइब्रेट, जो उसका डायफ्राम है स्टेथोस्कोप का, उसको वाइब्रेट करवाएगा। जब डायफ्राम वाइब्रेट करेगा तो वो वाइब्रेशंस कहाँ तक पहुँचेगी, हमारे कानों तक, और जाके सेंसेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये आपको उन्होंने बता दिया। The chest piece usually consists of a plastic disc called the diaphragm. If the diaphragm is placed in the patient's body, sounds vibrate the diaphragm, ठीक है, creating acoustic pressure waves which after multiple reflection travel up the tubing to the doctor's ear. अब ये हमने उस दिन वैसे acoustics में जो इको का हमने टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने वहाँ पे स्टेथोस्कोप की ऑपरेशन को भी देखा था और बिल्कुल वही है कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे। ठीक है, क्या होंगी, आवाज़ की वेव्स प्रोड्यूस होंगी प्रेशर में चेंज की वजह से, और वो आफ्टर मल्टीपल रिफ्लेक्शन के बाद जो डॉक्टर साहब उनके कानों तक पहुँच जाएंगी थ्रू द ट्यूब, प्रॉब्लम किसी को। अब इसी तरह ये तो हमने कर लिया था ट्यूनिंग फॉर्क के बारे में। अब ये बता रहे थे प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स फ्रॉम द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, कि आप जब वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क को टच करेंगे एक फ्री सस्पेंडेड बॉल के साथ तो वो भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। पानी के अंदर डुबोते हैं तो वो भी स्प्लैशेस ऑफ वाटर प्रोड्यूस होते हैं। और ये हमने देखा था कि वैक्यूम से साउंड ट्रैवल नहीं कर सकती, उसके लिए एक्सपेरिमेंट हमने किया था। फिर ये साउंड की प्रोडक्शन बाय ट्यूनिंग फॉर्क हमने देखी थी। ये मैंने बताया था कि हमारे पास का था इलस्ट्रेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स फॉर्म बाय द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क in the air. Compressions are places where the pressure is slightly higher than the surrounding air pressure due to the density of the air particles. अब देखो यहाँ पे एयर पार्टिकल्स की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी कंप्रेशन के अंदर, तो इस वजह से यहाँ पे प्रेशर भी क्या ज़्यादा है। और रेयरफेक्शन क्या है, वहाँ पे प्रेशर क्या कम है, तो क्यों कम है, क्योंकि वहाँ पे एयर पार्टिकल्स की जो डेंसिटी है वो कम है। ये उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ। फिर कहता है आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट टू प्रोड्यूस द साउंड। इलेक्ट्रिकल बेल, सॉरी, इसका कौन सा पार्ट जब वाइब्रेट करता है कि आप आवाज सुन रहे होते हैं, दरमियान वाला किसका होता है, हैमर जो है ना वो जाकर टकराता है किसके ऊपर, उसकी बेल के ऊपर, तो आपको आवाज सुनाई देती है। तो बेल जो है वो वाइब्रेट कर रही होती है। लाउड स्पीकर में उसका डायफ्राम वाइब्रेट कर रहा होता है, हमने देखा भी था। ठीक है, और पियानो के अंदर कौन सी चीज वाइब्रेट कर रही होती है, पियानो के अंदर वो वैसे आमतौर पे जो बच्चों वाली पियानो में भी स्पीकर ही होता है मेरे ख्याल में तो। हाँ। ठीक है, अदरवाइज स्ट्रिंग्स होंगी। और वायलिन में क्या होती हैं, तारे होती हैं। और जो फ्लूट है, जो बांसुरी है, उसके अंदर हवा का कॉलम वाइब्रेट कौन करता है, एयर कॉलम बांसुरी के अंदर। ठीक है, वो हवा को छोड़ते हैं, उसके बांसुरी के अंदर हवा वाइब्रेट कर रही होती है। ठीक है, सो एक्सप्लेन हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्कूल बेल। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है स्कूल बेल से, आपने एक्सप्लेन करना है, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपने देना है। When the bell is struck with the hammer, तो क्या होगा, bell starts vibrating. ठीक है, and these vibrations are also transferred to the air molecules in the surrounding of the bell, and they travel in the form of compression waves from the bell to the listener's ear. ये लिख देना आपने।
वाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स? साउंड वेव्स को मैकेनिकल वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि मीडियम रिकॉर्ड। medium for the propagation. Suppose you and your friend are on the moon. Will you be able to hear any sound produced by your friend? नहीं। क्यों नहीं? आप चांद पे चले गए, ठीक है, बस चले जाओ तो अच्छा है। तो आप चांद पे चले गए, वहां पे जाके क्या आपको अपने दोस्त की आवाज सुनाई देगी या नहीं देगी? पहला सवाल ये पैदा होता है। तो जवाब ये नहीं, क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर नहीं है, नहीं है, हवा। मीडियम भी नहीं होगा वहाँ पे। हाँ जी, जब मीडियम नहीं है तो आपको आवाज वो हमें साउंड सुनाई देगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? Mechanical wave है इस वजह से। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, right. अब बच्चे ये एम्पलीट्यूड के लिहाज से हमने देख लिया था कि एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो आवाज ज्यादा सुनाई देगी, कम होगा तो आवाज कम सुनाई देगी। Loud में। फिर ये बच्चे बड़े मजे की चीज है जी, कहता है द थिन वॉल्ड ग्लास गोबलेट्स कैन वाइब्रेट व्हेन हिट बाय साउंड वेव्स। देखो मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। आपके घर के बाहर से अगर कोई डैम्पर गुजरे हाँ। तो खिड़कियां वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं, ऐसे ही है ना? या हवाई जहाज नीचे से होकर गुजरे तो सारी खिड़कियां वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। सिमिलरली एक जो सिंगर है वो अपनी आवाज से बाद का शीशे का गिलास तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है? ये बता रहा है कि जो पतली दीवारों वाले शीशे के गिलास हैं, ये गोबलेट्स हैं, कैन वाइब्रेट, वो वाइब्रेट कर सकते हैं व्हेन हिट बाय साउंड, जब उनके साथ वेव आवाज की जो मौजें हैं वो टकराती हैं। दिस इज ड्यू टू द फिनोमेना नोन एज रेजोनेंस। ये किसकी वजह से होता है? रेजोनेंस की वजह से। अब ये रेजोनेंस क्या होता है शायद नीचे बता दें। तो सम सिंगर्स कैन प्रोड्यूस ए लाउड नोट, कुछ जो सिंगर्स हैं वो ऊंची आवाज प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, एक मखसूस फ्रीक्वेंसी की, सच दैट इट वाइब्रेट द ग्लास। इससे क्या होता है कि जो ग्लास है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, सो मच दैट इट शैटर्स, और इतना ज्यादा वाइब्रेट करता है कि वो टूट जाता है वो। अब इसकी मैं जो एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ कि रेजोनेंस कैसे करता है। देखो आपको ये पता है कि ग्लास की जो वॉल्व है उसके अंदर क्या है जी? मॉलिक्यूल्स हैं ग्लास के, ठीक है, और ये वाइब्रेट कर रहे होते हैं एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। मैंने आपको बताया था, याद है ना, कि अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी मीन, अभी की दीवारें जो है इनके अंदर भी जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के आगे पीछे वाइब्रेट कर रहे हैं ड्यू टू देयर काइनेटिक इनर्जी, ठीक है। अब इनकी एक फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेट करने की, इन पार्टिकल्स की। अब जब सिंगर जो है वो एक वेव प्रोड्यूस करता है, अगर सिंगर इसी फ्रीक्वेंसी की वेव प्रोड्यूस करता है और ये वेव जैसे इनके साथ आकर टकराती है तो ये क्या करेगी? इसकी वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगी। समझा नहीं समझा? तो जो पार्टिकल पहले बहुत ही छोटे एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहे थे, बहुत ही बड़े एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा? अब ग्लास जो है उसकी एक लिमिट है वाइब्रेशन को बर्दाश्त करने की। जब वाइब्रेशन उस लिमिट से क्रॉस होगी ग्लास टूट जाएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दिस फेनोमेना इज नोन एज रेजोनेंस। रेजोनेंस की डेफिनेशन मैं आपको दे दूंगा। उसके बाद क्या है जी? कहता सम पीपल यूज साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स। अब ये क्या, मैं आपको पहले इसका समझा देता हूँ। इंसानी कान की जो आवाज को सुनने की लिमिटेशन है वो आपको पता है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब जो साइलेंट वेसल है इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये 25,000 हर्ट्ज की होती है। अब इंसानी कान तो नहीं सुन सकता। तो कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, सम पीपल यूज साइलेंट विसल। वो साइलेंट नहीं होती, असल में विसल होती है, लेकिन कुत्ते के कान जो 25,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। तो सम पीपल यूज साइलेंट विसल टू कॉल डॉग्स हुज फ्रीक्वेंसी लाइज बिटवीन कितना 20,000 to 25,000 hertz. So it is silent for the human but not silent for the dog because the audible frequency range for the dog is much higher than that of the human. So therefore dog आ जाता है आपको, मुझे बुलाया गया, और इंसान को सुनाई नहीं देते कि कुत्ते को बुला लिया उसने। क्लियर हुआ नहीं हुआ? प्रॉब्लम अब यहाँ पे कहता है ए ब्लू वेल, वेल्स का पता है? ये भी नहीं पता। मछली होती है एक ब्लू वेल जो है ना, ए ब्लू वेल्स 180 डेसिबल्स रंबल इज द लाउडेस्ट एनिमल साउंड एवर रिकॉर्डेड। क्या समझ आया आपको इससे? इसकी मतलब की जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, ये रंबल का मतलब क्या है ये बताओ मुझे। गरज, गूंजना, ललकार या चीख। तुझे एक ब्लू वेल की आवाज है, वो दुनिया में जो रिकॉर्ड की लाउडेस्ट तरीन जो आवाज रिकॉर्ड की वो ब्लू रंबल की है, उसे ब्लू वेल की है।
So कहता है whale sound also appear to be a part of highly evolved communication system. कहता है जो whale की आवाज़ है ना वो appear to be, वो महसूस होती है a part of highly evolved. highly evolved का मतलब क्या होता है? highly evolved का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है, वो हिस्सा, वो एक ऐसे सिस्टम का जो कि बहुत ही ज़्यादा वसी है, एक बहुत ही ज़्यादा वसी कम्युनिकेशन सिस्टम का हिस्सा है। किसकी आवाज़? ब्लू व्हेल की आवाज़ जो है। कहता है सम व्हेल्स आर थॉट टू कम्युनिकेट ओवर हंड्रेड्स एंड मे बी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। कहता है कुछ व्हेल्स जो है उनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो सैकड़ों बल्कि हजारों किलोमीटर के फासले पर भी क्या कर सकती हैं, बातचीत कर सकती हैं। दिस इज पॉसिबल, ये मुमकिन है, इन पार्ट बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल 5 times फास्टर इन वाटर देन इन एयर। अब समझ आया? इसलिए ये मुमकिन है उनके लिए। इन एडिशन द टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन वाटर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद द डेप्थ। अब ये क्या कह रहा है कि जो दूसरी बात क्या कह रहा है कि जब देखो जैसे जैसे समुद्र के पानी की डेप्थ बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो पानी की डेंसिटी बढ़ती जाएगी नीचे। एक ये कि पानी में जो वेव्स की रफ्तार है, साउंड वेव्स की, वो 5 गुना ज्यादा हवा के मुकाबले में, ठीक है, और टेम्परेचर कम हो गया, डेंसिटी बढ़ गई और साउंड की स्पीड बढ़ जाती है समुद्र के अंदर, ठीक है। सो देयरफॉर दिस इज पॉसिबल फॉर द वेव्स। 2 फैक्टर्स याद रखने हैं, मतलब पूछे व्हाई, तो दिस इज पॉसिबल बिकॉज साउंड वेव्स ट्रेवल 5 times फास्टर in water than in air. In addition, the temperature characteristics of ocean water decrease in temperature with the depth create a unique sound phenomenon. उससे क्या होता है, एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का साउंड का जो मजहर है वो सामने आता है। समझ आ गया? तो बंदा पूछ ले कि why whales are able to communicate at a distance of hundreds or maybe 1000 kilometers, तो जवाब कहते हैं this is possible for the whale because the speed of air in water and the temperature of the water at the depth is very very low, so therefore it is possible for the whales. ये अब आपने बना के सही करके लेके चेक कराना मुझे। उसके बाद क्या जी, एलिफेंट्स यूज, अच्छा एलिफेंट्स जो हैं, जो हाथी हैं, इनकी जो सुनने की आवाज को सुनने की फ्रीक्वेंसी है वो 20 से भी कम की है। सुनो, एलिफेंट यूज लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। देयर लार्ज ईयर्स इनेबल देम टू डिटेक्ट these low frequency sound waves which have relatively long wavelengths. Elephants can effectively communicate in this way even when they are separated by many kilometers. अब ये क्या कह रहे हैं कि एलिफेंट्स जो है ना बच्चे, हमारे सुनने की जो आवाज को सुनने की फ्रीक्वेंसी वो 20 हर्ट्ज की है। जो एलिफेंट्स है उनकी, मैंने एक बुक पे पढ़ा 10 हर्ट्ज की है। वो कैसे जी? जो एलिफेंट्स उनके कान क्या होते हैं, बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े कान, तो वो वेव्स को डिटेक्ट, अपने बड़े कानों की वजह से वो लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स को भी डिटेक्ट कर लेते हैं। अब जब कभी हाथी फंसता है तो जमीन पे पाँव मारता है, उससे क्या होता है, वेव्स जनरेट होती हैं, और वो वेव्स क्या बताती हैं उसके करीब कहीं, बेशक वो किलोमीटर्स के फासले पे क्यों नहीं है, दूसरे हाथी उनको बताती है कि हमारा हाथी जो है इसमें प्रॉब्लम है, तो फिर हो सकता है वो उसकी हेल्प के लिए भी पहुंचते हो। बट दिस वे दे आर एबल टू कम्युनिकेट विद अदर्स। प्रॉब्लम जी क्लियर हुआ? तो ये अब आपने लिखना कि एलिफेंट्स जो है वो कैसे एक दूसरे का कम्युनिकेट करते हैं, और उनकी कम्युनिकेशन की एबिलिटी क्यों ज़्यादा है, क्योंकि वो लो फ्रीक्वेंसी उसको अपने बड़े कानों की वजह से सुन सकते हैं। उसके बाद जी, अब आप चाहते हो आप अपनी आवाज़ की वेव्स को देखो, तो अगर आप अपनी आवाज़ की वेव्स को देखना चाहते हो तो ऑसिलोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप देख सकते हो। क्या करना है, माइक्रोफोन यूज करना, एम्पलीफायर यूज करके आवाज़ फेड कर दी जाती है किसकी तरफ, ऑसिलोस्कोप की तरफ। तो ये उसका ग्राफ बना के आपको दिखा। कभी आपने देखा वो जब ECG की जाती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बनाया जाता है, तो उसके ऊपर यूं वेव्स आ रही होती हैं, अगर लाइन सीधी हो जाए तो फिर लोग चावल खाते हैं, है ना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ की लाइन सीधी हो जाए तो लोग चावल खाते हैं, बिरयानी खाने को मिलती है। तो वो एक किस्म का क्या है, वो भी ऑसिलोस्कोप ही है जो आपके हार्ट बीट्स को क्या करता है, प्लॉट करता है ऑन द स्क्रीन। सो ये अब आगे आपको बताया जा रहा है जी कि स्पीड ऑफ साउंड इन द वेरियस मीडिया, ये आपने देखनी है, आप टेम्परेचर भी चेंज करके आपको बता रहे हैं। ये मैंने बताया था कि सबसे पहले जो है वो आवाज़ जो है उसे उसकी स्पीड को मेजर किया गया था। द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर वाज फर्स्ट एक्यूरेटली मेजर्ड इन 1738 बाय द members of French Academy. 2 cannons were set up on the 2 hills approximately 29 kilometers apart by measuring the time interval between the flash of a cannon and bomb. समझ आया? फ्लैश और उसकी जो गूंज थी उसके दरम्यान में जो टाइम था उसको मेजर करके 10 और डिस्टेंस आपके पास था 29 किलोमीटर का, उसको डिवाइड कर लिया उससे, तो इससे क्या हुआ जी, साउंड की स्पीड मेजर कर ली गई। सो 2 cannons were fired
alternatively to minimize the errors. So due to wind and to delay reactions in the observer from their observations, they deduce that sound travels at the speed of 336 meters per second at 0 degree centigrade temperature. अब बच्चे आपने रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, रिफ्रैक्शन पढ़ी थी, डिफ्रैक्शन पढ़ी थी, तो बच्चे ये प्रॉपर्टीज हैं वेव्स की, और साउंड भी इन तमाम प्रॉपर्टीज को पूरा करता है. साउंड वेव रिफ्लेक्ट भी होती हैं, जो कि इको की फॉर्म में देख लिया था, रिफ्रैक्ट भी होती हैं, ठीक है, जैसे पानी में दाखिल होंगी तो रिफ्रैक्ट भी हो जाएंगी. तो ये डिफ्रैक्शन भी इनका देखने में आता है, ठीक है, और ये एब्जॉर्ब भी होती हैं. साउंड में से मैंने बताया था ना कि डेब्रीज और इस तरह की जो वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी कम होती है उनमें साउंड एब्जॉर्ब करने की सलाहियत ज़्यादा होती है. स्मूथनेस, जी हाँ, स्मूथनेस पर डिपेंड करती है एब्जॉर्प्शन. अब ये बैट्स जो हैं इनकी आवाज़ को सुनने की फ्रीक्वेंसी 3 लाख हर्ट्ज तक की होती है, इतनी ज़्यादा. तो लोग कहते हैं कि ब्लाइंड होती हैं, सुनना ज़रा. द फ्रेज ब्लाइंड एज बैट, द फ्रेज जैसे मैं कह दूँ मैन इज ब्लाइंड एज बैट, मतलब मैं, तो ये एक फ्रेज थी कि ये बंदा अंधा है, किसकी तरह, चमगादड़ की तरह, लेकिन चमगादड़ अंधा नहीं होता. सुनिए जरा गौर से. फ्रेज ब्लाइंड एज बैट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, ये गलत है. कहता है बैट्स हैव सम विजन यूजिंग लाइट, उनके अंदर कुछ थोड़ा बहुत हिस्स होती है लाइट को यूज करने की. बट व्हेन प्लेस इन द पिच ब्लैक, बिल्कुल जब गुप अंधेरे कमरे में उनको छोड़ दिया जाए ना, तो रूम्स, ऐसे रूम जिनके अंदर पहली बात तो उनमें पिच ब्लैक रूम्स हों, मतलब बिल्कुल काले स्याह कमरे, और उनके अंदर तारे भी जो हैं, एक व्यू बना रहा है जिसके अंदर तारे जो हैं वो एक दूसरे के अंदर से आड़ी तिरछी तारे भी गुजरी हुई हों, समझ नहीं आया, विद फाइन, मतलब एक ऐसा रूम है जिसके अंदर जगह जगह तारे भी मौजूद हैं, जगह जगह हर्डल्स मौजूद हैं, ठीक है, और अंधेरा कमरा है, उसके अंदर भी बैट्स फ्लाई करती हैं, तारों से बच बच के जा रही होती हैं. कैसे जा रही होती हैं ये तारे? तो दे कैन इजीली फ्लाई अराउंड एंड unerringly, ठीक है, यकीनी तौर पर, मतलब बगैर किसी गलती के, बगैर टकराए. सो दे कैन इजीली फ्लाई अराउंड unerringly, locate टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट्स, और क्या कर सकती हैं, पहली बात तो वहां पे बगैर किसी चीज के साथ टकराए उड़ सकती हैं, और फिर क्या कर सकती हैं, कैन लोकेट, और वो पता लगा सकती हैं टाइनी, छोटे छोटे फ्लाइंग उड़ते हुए इंसेक्ट्स, कीड़ों का, फॉर फूड, खुराक के लिए. वी यूजली एज्यूम दैट, हम आमतौर पर जो है वो एज्यूम कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, द विजन रिक्वायर्स लाइट, हमें कम कहते हैं कि देखने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत होती है, रोशनी की जरूरत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है. बट बोथ बैट्स एंड डॉल्फिन्स, लेकिन जो चमगादड़े और जो का ना डॉल्फिन्स हैं, हैव द एबिलिटी टू सी, उनके अंदर देखने की हिस्स मौजूद होती है, यूजिंग साउंड वेव्स को यूज करके. कैसे? कहते हैं रिसर्च इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैज डेवलप्ड आईज. अब क्या हुआ, रिसर्च ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इस तरह की आंखें डेवलप करते हैं दैट इनेबल ह्यूमन आल्सो टू सी यूजिंग द साउंड वेव्स. अब जरा गौर से सुनिए, करती क्या बैट्स बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की आवाज़ें, जिनकी फ्रीक्वेंसी तकरीबन कोई 3 लाख हर्ट्ज के करीब होती है, वो अपने मुंह से निकालती हैं. वो जाकर टकराती हैं किसके साथ, या तो सामने वाली हर्डल के साथ, और फौरन वापस आकर उसके बड़े बड़े कान होते हैं उनके साथ टकराती हैं और बताती हैं कि आगे क्या है. अगर वापस, अब वो क्या करती हैं, जो जिस फ्रीक्वेंसी की वेव्स वो भेजती हैं उसको, और जो वेव्स वापस आ रही हैं, इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी में आने वाले चेंज को महसूस करके वो पता करती हैं आगे कोई खुराक है या कोई आगे हर्डल है. मेरी बात नहीं समझ रही? ऑटोमेटिक सिस्टम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके अंदर रखा होता है, उसको यूज करके by the change in wavelength of these reflected waves they are able to detect whether this is food or this is the hurdle and they can fly. Problem, इसको पढ़ना है, पूछ सकते हैं आपसे. अब पायलट्स क्या करते हैं, स्फेरिकल किस्म के हेडफोन्स इन्होंने पहने होते हैं अपने कान पे, दैट रिड्यूस द रोर ऑफ एन इंजन, ये इंजन की गड़गड़ाहट को खत्म कर देते हैं, और बिल्कुल जो कहते हैं हल्की से उसको गीं गीं की आवाज सुनाई दे रही होती है, ज्यादा आवाज नहीं सुनाई देती इस चीज की. प्रॉब्लम जी कि वो कैसे, ये बंदा सवाल पूछ ले कि जो पायलट्स हैं वो इंजन की आवाज़ को किस तरह रिड्यूस करते हैं, तो यू विल हैव टू टेल बाय वेयरिंग द स्फेरिकल हेडफोन्स. आगे क्या जी, कहता है बैट्स कैन हियर फ्रीक्वेंसीज अप टू 120 हर्ट्ज, यहाँ पे आपके बुक पे कहते हैं 120 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुन सकती हैं. अदर एनिमल्स कैन नॉट हियर सच हाई पिच्ड साउंड
Mice can hear, चूहियां जो हैं can hear frequencies up to 1 lakh hertz, dogs up to 35,000 hertz, and cats up to 25,000 hertz. Humans can hear up to 20,000 hertz, but children can usually hear higher frequency sound than the adults. अब उसके बाद ये क्या कर रहे हैं जी, डॉक्टर्स टेकिंग द अल्ट्रासाउंड टेस्ट ऑफ ए पेशेंट विद एन अल्ट्रासाउंड वेव्स. अब वो चेक करें ये डेप्थ ऑफ द सी वो फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड वेव्स. इन दिस वे यू चैप्टर इज फिनिश्ड. यू विल हैव टू मेमोराइज दीज थिंग्स.